अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है भाई? हमारी होप्स, हमारी ड्रीम्स, हमारी एक ख्वाहिश, उम्मीदें, मतलब जो कहना है वो सब अब खत्म वो हो उम्मीदें जो हमने ही बनाई हुई थी और लग रहा था कि पाकिस्तान किसी तरीके से दुआओं से पहुंच जाएगा सेमीफाइनल में, मतलब लेकिन रोज ऐसा नहीं हो बैठ के सका और डिजर्व भी नहीं करते थे। जो आखिरी मैच में हम खेले हैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ वर्ल्ड कॉन्टेस्ट और डिजर्विंग टीम्स को ही जीतना चाहिए। बरकरार है हमारी ये स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स हम सैड हैं बिकॉज पाकिस्तान वाज एक्चुअली सैड। क्या होना है, इट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। मैं ये सोच रहा था कि अगर हम इज नोवेयर, अगर हम किसी तरीके से न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में बारिश हो भी जाती तब भी ना हो सकता। हमने जो पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच देखने के बाद अजीब सा लग रहा था कि ये टीम डिजर्व ही नहीं करती थी वर्ल्ड कप खेलना, और वो हम दुआएं कर रहे थे कि किसी तरीके से सेमीफाइनल में आ जाए। लेकिन मतलब कोशिशें तो थी ना कि ये वो जीत जाए या वो हार आ जाए तो हमें पॉइंट्स मिल जाए। हम लिटरली अपनी जीत के लिए, अपना जीत तो छोड़े, एडवांस करने के लिए इन द टूर्नामेंट हम बाकियों पे डिपेंड कर रहे थे। और जब ये स्टेज आ जाए ना तो फिर इतना अफसोस हुआ जब मैच खत्म हुआ। शाहीन शाह अफरीदी और दीगर प्लेयर्स इंग्लैंड की टीम को ऐसे मुबारकबाद दे रहे थे जैसे बहुत उन्होंने कोई आला काम कर दिया और आप वर्ल्ड कप हारे हैं। आप वर्ल्ड कप में 5वीं 6ठी पोजीशन पे आप वर्ल्ड कप का एंड कर रहे हैं, तो आपको वो जो इंटेंट हम ऑन ग्राउंड बात करते हैं वो नज़र ही नहीं आई। और फिर उसके बाद भी आप मुतमईन थे कि जिस तरह ठीक है जी हार गए। और मैं ये देख रहा था कि हारिस रऊफ ने 9 मैचेस में 533 रन दिए। ये आपका मेन फास्ट बॉलर था जिसके बहुत उम्मीदें थी कि ये नंबर 1 ओडीआई बॉलिंग टीम है। 533 रन दिए 9 मैचेस में, 16 विकेटें ली। शाहीन बाय द वे मैक्सिमम इन द एंटायर टूर्नामेंट। तो ये फिगर जो हम आपको बता रहे हैं ये और किसी ने ऐसा नहीं किया, ये हमारा आपने इतनी मार खाई है। शाहीन शाह अफरीदी जो आपके नंबर 1 ओडीआई बॉलर थे, 481 रन दिए, 18 विकेटें, और इन 18 विकेटों में ज्यादातर टेल एंडर्स थे। बड़े जो ओपनर्स या मिडिल ऑर्डर को आपने आउट जो रह जाते हैं। शादाब ने 237 रन दिए, सिर्फ 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और इंडिया ने क्या किया? मोहम्मद शमी 112 4 मैचेस में जी उन्होंने 112 रन दिए, 16 आउट किए। मतलब ये जरा आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। और इनका आप क्या कहेंगे, बुमराह को बताएं जरा। बुमराह ने 8 मैचेस में 233 रन दिए, 15 खिलाड़ियों को आउट किया। और मेन प्लेयर्स जो कि ओपनर्स थे, जो कि मिडिल ऑर्डर था, जिसको तहस नहस करते थे। इनफैक्ट अगर कल वाला आप मैच इंडिया का देखते तो वो तो सही एंजॉय लेना उन्होंने शुरू कर दिया ना। ऐसा तगड़ा टारगेट देते हैं जो कि कल 411 था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद दे नो दैट द नेक्स्ट टीम इज दे आर गोइंग टू स्ट्रगल। तो हत्ता कि कोहली ने आके बॉलिंग करना शुरू कर दी और विकेट भी ले ली। और अब देखना ये कि इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का है। बहुत से लोगों की राय ये है कि इस दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन नया होना चाहिए, या वो साउथ अफ्रीका हो या न्यूजीलैंड हो। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन इंडिया ने एक मैच हारना है। पहले भी मैंने कहा था इंडिया न्यूजीलैंड से हार सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड 2007, 2011, 2015, 2019, 2023 सेमीफाइनलिस्ट है, और इस दफ़ा भी वो रिपीट कर सकती है 2019। तो मुबशर का ऑब्वियसली वोट ये है कि न्यूजीलैंड इतनी बार मतलब उस टॉप पोजीशन को टच करके वापस गया है कि दे डिजर्व इट। यही आप कह रहे हैं ना। बट आई फील दैट द बेस्ट टीम शुड विन। और ऑफ कोर्स मुबशर की ख्वाहिश है कि एक इंडिया मैच जो है वो हार जाए। बड़े मैचेस में, यानी बड़े ऑब्वियसली ये तो सारे ही टॉप के रह गए ना। सेमीफाइनल्स में इंडिया हार रही है। खैर अब हमारी टीम की भी बात कर लेते हैं। हाँ, लेकिन हैविंग सेड दैट आई विल बी विद इंडिया टू विन दिस टूर्नामेंट। दे हैव डन एक्सेप्शनल, मतलब उन्होंने एक्सेप्शनल खेला भी है। रीजन में भी, जिसको कहते हैं ना, खित्ते में भी वर्ल्ड कप रह जाएगा तो वाई नॉट। और हमारे नेबर्स माजी के टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, तो मैं तो चाहूंगा न्यूजीलैंड आगे जाए। खैर अब ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद वापस आ गई है। हमने देखा कल रात कौमी क्रिकेटर्स वतन वापस पहुंचे हैं, बाबर आजम पहुंचे हैं, और साथ ही साथ शाहीन शाह अफरीदी, इमाम उल हक और दीगर प्लेयर्स भी वापस पहुंचे हैं। और अब आप किस्मत को इल्ज़ाम दें या मैनेजमेंट को इल्ज़ाम दें, बुरी कप्तानी को इल्ज़ाम दें, कुछ भी कहें, हम इस बार भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ना पहुँच सके। और वही रिपीट हुआ है जो 2019 में हुआ था, इससे पहले 2015 में हुआ था। और अगर मामलात ऐसे ही रहे हुमा तो 2027 में भी यही होगा। हम वक्ती तौर पे बड़े फैसले कर लेंगे कि जी इसको हटा दो, मैनेजमेंट ये कर दो, कप्तानी से हटा दो, नया कप्तान ले आओ, कुछ नया कर दो। जब तक सिस्टम नहीं ठीक होगा। हाँ, एग्जैक्टली। हम सिस्टम की तो पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं डिटेल में। और अब चूंकि अब टीम वापस आ ही गई है, बाय द वे
सारे ही वापस आ गए हैं ऑलमोस्ट, कुछ तो रात को आ गए थे, कुछ हैव जस्ट रीच्ड एज वेल। बाबर आजम वैसे लाहौर सीधा रात को पहुंच गए थे। तो इन एनी केस अब वो पोस्टमार्टम टाइम जो होता है ना, हसन उसका अली जो हैं वो time आ 22 गया। नवंबर को आएंगे, वो अपनी फैमिली के साथ इंडिया में वक्त गुजारेंगे क्योंकि उनकी तो इन लॉज जी। इंडिया में हैं। अच्छा जी, चलें इस बारे में अब बात के, खैर कभी कभार लगता है अब थोड़ी गैप दे के बात करनी चाहिए, लेकिन स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट वाली बात है। अभी बहुत सी चीज़ें इतनी फॉल्ट्स सामने, फ्लॉज एंड फॉल्ट्स सामने आ गए हैं कि दे नीड टू बी रेक्टिफाइड। तो उस पर हम बात करते हैं। माजिद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर बख्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले माजिद भट्टी साहब, आपने ओवरऑल पूरा इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप कवर किया, पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने रही, और जो हम इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं, हम तो मेरे ख्याल में हम अब सभी की एक ही राय है कि हम डिजर्व ही नहीं करते थे सेमीफाइनल में जाना, जो हुआ सही। बिल्कुल मुबश्शिर, ऐसा ही था कि पाकिस्तान टीम के लिए लोगों ने बहुत दुआएं की। अब मेरे ख्याल दुआओं का टाइम गुजर गया, अब दवा का टाइम है। दवा ये है कि सज़ा और जज़ा का निज़ाम होना चाहिए। जिन लोगों ने अंडर परफॉर्म किया, मेरे ख्याल में उन लोगों को अब आराम देना चाहिए। ये नहीं कि आप फॉर एवर उनको निकाल दें, लेकिन अब देखें, जो अब पाकिस्तान के लिए मसला ये है कि ये वनडे सीरीज, वनडे टूर्नामेंट था, ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तान को अक्टूबर तक वनडे मैच ही नहीं खेलने। अब 20-25 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच है, तो अब कह रहे हैं कि भी टेस्ट मैच में क्या हम ये टीम तब्दील करें या ना करें। मुझे 2003 में जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप बुरे तरीके से हारा था, सिकंदर बख्त साहब भी उस टीम में थे। उस टीम के वतन वापस आने के बाद जनरल तौकीर ज़िया पीसीबी चेयरमैन थे, उन्होंने कप्तान वकार यूनुस, वसीम अकरम, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, तकरीबन 7 से 8 प्लेयर्स को उन्होंने ड्रॉप किया। कुछ तो फिर पाकिस्तान टीम में आए नहीं, कुछ लोगों को फिर उन्होंने कुछ वक्फे के बाद फिर पाकिस्तान टीम में लेकर आया। मेरा ख्याल जो आपका सवाल था, बिल्कुल यही पाकिस्तान टीम का हाल था कि पाकिस्तान टीम डिजर्व नहीं करती थी। हमारे कप्तान, हम बाबर आजम के खिलाफ नहीं है, बाबर आजम हमारे मुल्क के सुपरस्टार हैं, लेकिन एज ए कैप्टन बाबर आजम इतने हमें को एग्रेसिव नजर नहीं आते कि जहां टीम फंसी हुई हो वहां। लेकिन भट्टी साहब, सिर्फ अफसोस की बात यह है कि सिर्फ बाबर को डिस्कस किया जा रहा है कि बाबर की कप्तानी, बाबर की बैटिंग। जो अभी हम बात कर रहे थे, हारिस रऊफ ने क्या किया, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, इन्हीं प्लेयर से खिलाना था ना, और जो इन्होंने किया वो सबके सामने। तो सिर्फ बाबर को कहना, देखिए बाबर आजम चूंकि कप्तान है, जब आप क्रेडिट लेते हैं कि जी बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, तो जब डिस्क्रेडिट की बात आती है तो वो भी कप्तान को जाता है, क्योंकि कई ऐसे मौके आए जहां पर अच्छी टीम सिलेक्ट हो सकती थी, जहां पर अच्छे फैसले किए जा सकते थे, बाबर ने नहीं किए। आप देखें, शादाब खान, दुनिया कहती रही कि अबरार को खिला दें, उन्होंने आखिरी मैच में फिर शादाब को खिलाया। शादाब, जिस पिच पे शादाब से इंग्लैंड के खिलाफ गेंद स्पिन नहीं हो रही थी, हालांकि मिकी आर्थर ने कहा कि शादाब का टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट स्पेल था, लेकिन उस पिच पे आप आदिल रशीद को देख लें, मोइन अली को देख लें, जिस पिच पे इंग्लैंड के फास्ट बॉलर गेंद को स्विंग करा रहे थे, हमारे फास्ट बॉलर्स लग रहे थे कि ऑर्डिनरी फास्ट बॉलर्स हैं, और हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो फास्ट बॉलिंग थी, लेकिन फास्ट बॉलिंग ने बहुत बुरे तरीके से लेट डाउन किया। ना फास्ट बॉलिंग को बैटिंग ने सपोर्ट की, ना स्पिन बॉलिंग ने सपोर्ट की, इवन हमारी फील्डिंग भी बहुत पैथेटिक थी। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि कुछ सख्त फैसले करें। जी, हर डिपार्टमेंट में ही हम बड़े ही अंडरवेलमिंग थे, और जितना हमारा नाम है कि फास्ट बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड, और हर चीज़ में, हर एवेन्यू में हमने देखा है कि वी वर नॉट अप टू द मार्क एज वेल एट ऑल। सिकंदर, ये बताइएगा कि बाबर को, इज़ इट टाइम फॉर बाबर टू बी रिप्लेस्ड, या बाबर को खुद को स्टेप डाउन कर लेना चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ बैठ के हम सारी बातें कर रहे हैं, वो तो खेल के आए हैं टूर्नामेंट, उनको तो अपनी परफॉर्मेंस का, उस मयार का भी बड़ी अच्छी तरह पता चल गया होगा कि देयर इज मच मोर दैट इज एक्सपेक्टेड, जो कि वो डिलीवर नहीं कर सके। हुमा, मैं कुछ चीजें लिख रहा था, तो मैं थोड़ा मजाक भी करूंगा, थोड़ा बयान भी करूंगा कि अभी भट्टी साहब ने, तो आपका जब सवाल का जवाब अभी देता हूं मैं। भट्टी साहब ने बोला कि जी अब दवा की जरूरत है, दवा की नहीं है, ऑपरेशन की जरूरत है। दवा खत्म हो गया मामला, ऑपरेशन करें, रिमूव करें जी, सारे स्पेयर पार्ट्स को खराब है, नंबर 1।
मैं कस्टम वालों से पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान का जो कस्टम है, हम इंडिया में हार कर आए थे तो मेरे रिकॉर्ड थे, मैं रिकॉर्ड प्लेयर होता था, मैं रिकॉर्ड उठा के ले गए वो कस्टम वाले हमारे सामान से, मेरे सामान से जो कुर्ते मैं इंडिया से खरीद के लाया था वो ले गए कस्टम वालों ने। एक चीज मुझे कस्टम वालों ने, पूरी टीम की, पाकिस्तान कस्टम की बात कर रहे हैं आप? उन वालों ने इंडिया की एक, हाँ पाकिस्तान कस्टम, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने उनके साथ कस्टम किया ऐसा या नहीं किया? हमारे साथ तो आपने इतनी ज्यादती की कि एक एक चीज, हुमा तुम यकीन करो कि वहां पर जो मैं घर के लिए अपने इस्तेमाल के लिए कुर्ते इंडिया, मेड इन इंडिया थे, सब रख लिए उन्होंने, कस्टम वालों ने। किधर गए मुझे नहीं पता, मुझे 1980 की बात है, वहां उस जमाने के कस्टम ऑफिसर अब तो वफात पा चुके होंगे, मगर भाईजान आप लोगों ने इनके साथ कस्टम किया ही नहीं किया, या हमारे साथ ही किया। अच्छा, अब बॉलर्स की बात की आपने, देखिए वर्ल्ड कप ये एशिया में हो रहा था, जब ये एशिया में हो रहा था तो एशिया की टीम को आना चाहिए था ना, 3 टीमें बाहर से आकर सेमीफाइनल में पहुंच गई, ये हमारे लिए शर्म की बात है। हमारे जैसे एनवायरमेंट्स, हमारी जैसी तो चीजें, हमारी जैसी पिचेस और हम, हमारी कंडीशंस, हर चीज वही है, मगर हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, ये एक शर्म की बात है। और जो ऑस्ट्रेलिया की वो जो आप बात कर रहे थे, भट्टी साहब की जो टीम हार के आई थी, तो जिया साहब ने चेंज किया था, वो ऑस्ट्रेलिया से हार के आए थे। अब हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। जो हुमा का सवाल है, मैं ये कहता हूं कि अभी आपको बिल्कुल चेंज ना करें, वो इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा टूर होता है कि जहां आज तक कोई जीता नहीं है और बहुत मार पड़ती है, तो बेहतर ये है कि इनको कंटिन्यू रखने दें। अगर वो कहे भी बाबर तो बोलो नहीं बेटा ये वाला तो तुम करो आखिरी, फिर हम सोचते हैं। और अगर बनाना है कप्तान तो आप बनाएं रिजवान में से, शादाब में से, इन लड़कों में से बनाएं, शाहीन में से, ताकि यही लड़के, ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो मार पड़ेगी ना वहां पर, वो उसका बोझ उठा सकें। ऑस्ट्रेलिया में कभी कोई नहीं सरवाइव करता। और एक और चीज, ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस हैं और जो ग्राउंड है इतना हार्ड है, वो फर्श की तरह, जो कंक्रीट फर्श होता है, वहां जाती इंजरीज होती है। अगर किसी भी बॉलर को थोड़ी सी भी इंजरी ना भेजे, बाबर तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अगर एक तो वैसे ही कैडेट प्रेशर है वर्ल्ड कप के बाद कि वो जाके कप्तानी करें ऑस्ट्रेलिया में, और क्या मुख्तलिफ हुआ है इस दफ़ा जो होने वाला है। 2023 में वो सब हुआ है जो 2019 में हो चुका है, इससे पहले 2015 में भी यही हुआ कि सब कुछ बदल के रख देंगे। मसला किधर है? देखिए आपने 4 साल लिए एक शख्स को, ठीक है, ये साल का आखिरी महीना आप दिसंबर का गुजारें, उनको न्यू ईयर मनाने दें, ऑस्ट्रेलिया में जाकर मजे करें, मगर ये ऑस्ट्रेलियन के टूर पे किसी बेचारे नए कैप्टन को ना दें। पीसीबी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई नया बच्चे को आप कहें कि जी मैं शान मसूद बेसिकली आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अनफेयर होगा, ये आप इसलिए कह रहे हैं ना सिकंदर? हाँ, बिल्कुल अनफेयर होगा। और हाँ बिल्कुल अनफेयर होगा। आपके देखे जो लड़के बॉलर अनफिट है, मैं अभी फिर बता रहा हूँ, अगर जो जरूर वो किसी हमारे जो गिने चुने क्रिकेटर है जिनसे एडवाइस लेते हैं उन्हीं से लेंगे वो, और किसी और से नहीं लेते, वो उन्हीं से लिया जाता है। वहां पर जो विकेटें होती हैं बहुत हार्ड होती हैं, वहां पर जहाँ पे जो बॉलिंग करना है उससे डबल आपकी बॉडी पे प्रेशर आता है जब आप लैंड करते हैं, इसलिए कि पिचेस लोहे की तरह हार्ड होती है। तो आपको थोड़ा सा भी इंजर्ड प्लेयर बॉलर है उसको ना भेजें, वो टूट जाएगा वहां पर, या वो बस बॉलिंग करा के अपने पैसे बनाकर आ जाएगा, इसलिए कि पैसे बनते हैं ना इसमें। तो आपने प्लीज ख्याल रखना इन चीजों का, कप्तानी बिल्कुल चेंज ना करें। करें ये तो आप बात की बात करें सिकंदर, जो वर्ल्ड कप के दौरान हुआ है, और स्पेशली जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला हुआ और बीच में ऐसी बातें आई कि क्रिकेटर्स ने कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बातें की कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमारे पैसे ज़्यादा होने चाहिए। आप भी वर्ल्ड कप खेलते रहे, आप भी टीम का हिस्सा रहे, कभी ऐसा हुआ है पहले कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बातें टूर्नामेंट के बीच में हुई हो? ना सिर्फ ये चीफ सेलेक्टर रिजाइन कर जाएं, ट्वीट्स जो हैं वो एक्सपोज हो, बहुत सी चीजें हुई हैं इस बार। तो मुझे एक चीज याद आ गई है, मगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जमाने में नहीं होते थे। जब मैं पहला टूर कर रहा था 76-77 में, उस वक्त फीस भी नहीं होती थी, तो हमारे जो सीनियर खिलाड़ी थे उन्होंने खेलने से मना कर दिया था। मुझे याद है कि हैदराबाद में मैच था हमारा न्यूजीलैंड का, तो वहां पर 8 लड़कों ने खेलने से मना कर दिया जो सीनियर थे। उन्होंने हमें बुलाकर बोला आप लोग खेले, हम नहीं खेलेंगे, इसलिए कि वो कह रहे थे कि जो 4 महीने का टूर आ रहा है उसके लिए पैसे चाहिए। आप यकीन करें कितने पैसों पे डील हुई थी, वो किसने की थी? हफीज पीरजादा साहब ने, मोहम्मद हफीज पीरजादा साहब थे, वो अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, वो नहीं रहे दुनिया में। उन्होंने आके डील करवाई थी और 4000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 16000 रुपए में डील हुई थी। तो एक दफा ये हो चुका कि ये लड़के मना कर दिया था उन्होंने, नहीं खेलेंगे,
तो हैदराबाद में एक बहुत ही हंगामा खड़ा हो गया था टेस्ट मैच से पहले कि लड़के ही नहीं थे, तो कराची से मंगवाए गए थे लड़के। और मैं जब होटल पहुंचा तो पता चला कि वहाँ पे 20 लड़के माशाल्लाह बहुत बहुत स्टोरीज हैं हमारी। बॉटम लाइन ये है एक और तरीके से अगर बुरा फील करना है अबाउट व्हाट इज हैपनिंग तो जल्दी से हम ये भी देख लें कि इस सेंचुरी में जो 23 साल गुजर गए हैं, हम सिर्फ एक दफा सेमीफाइनल में आए हैं पाकिस्तान। तो अगर हम इस सेंचुरी की बात करें, अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ फीलिंग बैड। भट्टी साहब, ओडीआई तो हम यानी अपनी अब अगर 23 सालों में हमसे नहीं हो पाया तो हम निकाल दें, भूल जाए, ये ख्वाब है हमारे लिए कि हम कभी ओडीआई में वापस आ सकेंगे? नहीं हुमा, देखें नामुमकिन तो चीज कोई भी नहीं है, लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अगर आपकी जुस्तजू हो, आप में इंटेंट आपकी हो, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा कर लेते हैं। श्योर भट्टी साहब, आपको कोई विल नजर आ रही है इधर? मतलब पूरे अगर आप टीम को जो गए हैं इंडिया खेल के आए हैं उनको निकाल भी दें तो पीछे पीसीबी का हाल देख लें। किसी क्वार्टर से आपको कोई विल नजर आ रही है कि हम बेहतर होने की कोशिश कर रहे हो, हम कंपेटिटिव, जितनी दुनिया कंपेटिटिव हो चुकी है, हम उस लेवल पे पहुंचे? नहीं, देखें ये बिल्कुल आपने सही तज्जिया किया है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो हालात हैं, हमारे क्रिकेट सिस्टम के जो हालात हैं, मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि सौरव गांगुली ने मुझे यही कहा, उसने कहा कि आपके मुल्क में टैलेंट का मसला नहीं है, पाकिस्तान इज फुल ऑफ टैलेंट, लेकिन आपके यहाँ एग्जीक्यूशन का मसला है, सिस्टम का मसला है। तो हमारे पास इससे बेहतर टीम सिलेक्ट होके वर्ल्ड कप में जा सकती थी, उन्होंने टीम को बेहतर सिलेक्ट नहीं किया। जब टीम, दुनिया की सारी टीमें वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही थी, हम लोग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामला में उलझे हुए थे। फिर जब टीम वहां पहुंची, उधर चले गए थे अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा भी तो चल रहा था अभी रिसेंटली अमेरिका में। अब मैं देखें, है तल्ख बात, अमेरिका कनाडा की सिकुबाई बात कर रहे हैं। अमेरिका कनाडा में पाकिस्तान के ये लड़के एक मैच के $10,000 लेते हैं, आपने अपने घर पे नाश्ते पे बुलाना है, $15,000 लेंगे, मुबशिर ने डिनर लंच पे बुलवाना है, इनसे $12,000 लेंगे, मैंने अगर डिनर पे बुलवाना है, तो मतलब सारा फोकस इनका तो पैसों सारे पर। प्लेयर्स पैसे कमा लेना, ये चले जाएं T10 लीग खेलें, T5 लीग खेलें। नहीं यही कर रहे हैं ना, बात तो सारी ये है कि ये जा रहे हैं T10 T20। मौका तो उनको मिलना चाहिए जो एफर्ट करे, जो डोमेस्टिक खेल रहा है। डोमेस्टिक को कोई तरजीह नहीं दी जा रही। आखिरी कौन सा प्लेयर है जो डोमेस्टिक से यहाँ पर आया हो? हमने पीएसएल को अपना बेंचमार्क बना लिया है भट्टी साहब, और पीएसएल से जो परफॉर्म करता है वही टेस्ट में, वही वनडे में। मुबशिर, आए तो ये लोग डोमेस्टिक से हैं, लेकिन अब ये डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते ही नहीं है। आपको वहां पर जो 5 स्टार लग्जरी मिलती है, रेड कारपेट मिलता है, आओ भगत, मीडिया, और हर वक्त आपके पीछे लोग भाग रहे हैं, ये चीजें डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं है। सही। और जिस तरह हम ये बात भी करें, भट्टी साहब भी और सिकंदर बख्त भी बात करें, टीम को भी तब बंदा सपोर्ट करता है जब ऑब्वियसली कोशिश होती है कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दें। कोई एक अच्छे परफॉर्म कर दिया तो ठीक है, हम कहेंगे कि यार एक दिन अच्छा बुरा वक्त आया था, लेकिन ये तो परफॉर्म कर ही नहीं रहे। आखिरी हम इवेंट जो जीते हैं वो 2017 में जीते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, टू कंक्लूड दिस बिकॉज ये बड़ा पेनफुल है, सिकंदर प्लीज इस कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड करें एंड ऑफ कोर्स उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सिकंदर, आवाज आ रही है आपको? कंक्लूड क्या करना है, मैंने जैसे Okay, I think we have lost the connection like we have lost a lot of matches as well. तो आज हमारी कनेक्शन भी नहीं बन रही। सैड है, बस ऑब्वियसली ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, और या तो हो ना 2-4 प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म ना कर रहे हो, नॉट अप टू देयर पोटेंशियल। हमें पूरा सिस्टम जो है वो थोड़ा सा फ्लॉड, थोड़ा सा नहीं काफ़ी फ्लॉड नज़र आ रहा है। खासतौर पे चीज़ें जो हमने, जब आपकी टीम कहीं और किसी और मुल्क गई हुई है, वो भी इंडिया गई हुई है खासतौर पे, तो पीछे के मामलात को ठीक होना चाहिए ताकि आगे एम्बेरसमेंट ना हो। बेशक परफॉर्म जो भी करें, लेकिन माशाल्लाह हमने तो पीछे भी एक पंडोरास बॉक्स खोला हुआ था। ज़हीर अब्बास साहब से बात कर लेते हैं, उनको क्या लगता है, फॉर्मर प्रेसिडेंट आईसीसी हैं। ज़हीर अब्बास साहब, पाकिस्तान की इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस आप सबके सामने है और आपने भी देखा है, वर्ल्ड कप से हम बाहर हो गए, जो भी मामलात रहे, आपके ख्याल में इस बुरी परफॉर्मेंस के पीछे क्या वजूहात? देखिए, बहुत से इफ एंड बट्स हैं जिसका जिक्र अगर करें तो मेरे ये ख्याल है कि आधा दिन तो बड़े आराम से खर्च हो जाएगा। मैंने इसमें ये देखा है कि कुछ प्लेयर जो के साइन किए हुए थे
किसी एक कंपनी से जो कि इंग्लैंड में है, वही लड़के सेलेक्ट हुए हैं और बाज लड़के सेलेक्ट नहीं हुए जो कि उनसे बेहतर थे, वो नहीं सिलेक्ट हो पाए। तो टीम में तो वीकनेस आ ही गई थी। और दूसरी बात ये है कि मैंने क्या सभी ने देखा है कि लड़कों की परफॉर्मेंस जो है वो ही नहीं है। कभी कभी बैट्समैन की अगर आप देखें तो फखर जमा की एक मैच में बहुत अच्छी हो गई, तो किसी एक प्लेयर की दूसरे मैच में अच्छी हो गई। यानी कंसिस्टेंसी तो हमारे टीम के प्लेयर्स में ना बैटिंग में नजर आई ना बॉलिंग में नजर आई। अच्छा, अगर आप बॉलिंग की स्ट्रेंथ को देखते हैं तो हम यही समझ रहे थे कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो सही गेंद करेंगे और इनसे हमारे बहुत सी उम्मीदें थी फाइनल्स तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि जो हमें उम्मीद थी उस पे हम पूरे ना उतर सके और बस सोचते ही रह गए और देखते ही देखते वर्ल्ड कप जो है हमारे लिए डेफिनेटली वी एग्री विद यू। कंसिस्टेंसी टोटली ऑफ है बिकॉज एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो आप तवक्को तो कर सकते हैं ना कि अगले भी कुछ मैचेस होंगे, अगले पे जीरो हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि अब इम्कान तो यही है कि वही होगा जो हर मरतबा पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस के बाद होता है, जैसे कि यानी कप्तान बदलो, टीम बदलो, सिलेक्शन कमेटी बदलो, मैनेजमेंट, मतलब हर चीज़ पे बात होती है। लेकिन क्या यही होना चाहिए? ये इतनी बुरी परफॉर्मेंस हुई है, कुड यू पिन पॉइंट की जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए इस सारी लैक लस्टर परफॉर्मेंस की? बिल्कुल जिम्मेदार जरूर कहना है। और बात दरअसल ये है कि कोच जो आपके चीफ सेलेक्टर है उन्होंने तो रिजाइन कर ही दिया है। अब लिहाजा अब और उन्होंने बीच में ही रिजाइन कर दिया था। अंदाजा लगाइए जब टीम जो थी वो वर्ल्ड कप खेल रही थी। ये मजाक हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, तो इन्होंने मजाक बना लिया है। कोई ऐसा पूरी दुनिया में कहीं इस किस्म की मिसाल नहीं मिलती जो कि हमारे मुल्क में होती है। अब हम जो है इस चीज़ को अगर आप सीरियस नहीं लेंगे, अभी सीरियस नहीं लेंगे, ले दे के सिर्फ एक हमारे पास क्रिकेट ही एक ऐसी चीज़ रह गई है, बाकी तो सारे गेम ही ख़त्म हो गए। देखिए हॉकी ख़त्म हो गए, स्क्वॉश ख़त्म हो गई और दूसरे स्पोर्ट्स ख़त्म हो गए। अब एक ही टीम है। इसको अगर सीरियस लिया, हमने नहीं लिया, तो फिर ये गेम भी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आपने देख लिया नमूना जो था वो इसी सीरीज में आपने देख लिया, वर्ल्ड कप में देख लिया। फिर आपके चीफ सेलेक्टर साहब जो हैं वो उन्होंने क्या किया है, और फिर इसके साथ साथ दूसरी जो टीमें हुई हैं, यही टीमें सेलेक्ट करना, जो डिजर्व नहीं करता था वो टीम में सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से टीमें नहीं जीतती हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जो हम लास्ट फोर में नहीं आए हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि हालांकि दिल नहीं चाहता ये बात कहते हुए, लेकिन हमारी खुद की गलतियां हैं और बहुत सी खराबियां हैं जो कि अगर हमने उसको जल्द दूर ना किया तो फिर ये प्रॉब्लम्स दूसरी सीरीज में भी आए। फौरी तौर पर तो या बोर्ड या खिलाड़ी जो करते हैं वो तो सामने आ ही जाएगा, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मसला हमारे सिस्टम में है और सियासी मुदाखलत और डोमेस्टिक क्रिकेट से डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर देने जैसे इशूज़ पर आप जैसे लोग पहले भी बात करते रहे हैं। सिस्टम में क्या तब्दीली लाई जानी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए बात ये है कि अगर आप हेड लाएंगे वो जो कि क्रिकेट को समझता नहीं होगा, तो वो यही कोशिश करेगा कि जी डिपार्टमेंट्स को ख़त्म कर दिया जाए, ये क्रिकेट ना हो, वो क्रिकेट ना हो, बस क्रिकेट हो तो अंडर 2020 की हो या दूसरी हो। आप
नहीं, बड़ी क्रिकेट को यानी जो सबसे बड़ी क्रिकेट होती है 5 दिन की या 4 दिन की क्रिकेट को, उसको तबाह करने की कोशिश की, डिपार्टमेंट्स ख़त्म करने की कोशिश की। हमने ज़्यादातर मैचेस जो हैं ओडीआई नहीं खिलाए। जब तक कि आप इन प्लेयर्स को इन सही रास्तों पे नहीं चलाएंगे तो रिजल्ट्स आपको ऐसे ही मिलेगा। अब आपने देख लिया बहुत से हमारे प्लेयर्स जो हैं वो दूसरे कंट्रीज में जाके खेल रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हमें तो पाकिस्तान में चांस ही नहीं मिलता है, तो हम दूसरे कंट्रीज में जाके वहाँ पैसे कमाएंगे, हमें क्या जरूरत पड़ी है पाकिस्तान में अपना सर खपाने की। तो बहुत से प्लेयर्स जो है आपके वो ऐसे मुल्कों में जा रहे हैं जहाँ उनको क्रिकेट और पैसा भी खूब मिलता है और अपनी ज़िंदगी भी खूब कमा रहे हैं। लिहाजा हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट की वैल्यू जो है हमने खुद ही ख़त्म कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हीर अब्बास साहब। और प्रायोरिटीज़ हमारी होनी है, हमारी प्रायोरिटीज़ पैसा बनना। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं, लगता है कि बहुत अरसे से हमारे ये इश्यूज हैं जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। इन एनी केस हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम, ट्रिब्यूट टाइम ऑन जियो पाकिस्तान। और आज पाकिस्तान रेडियो, टीवी, फिल्म और स्टेज के लेजेंड अदाकार मोहम्मद कबीर खान का यौम पैदाइश है। उनको आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं अपने शो में, और वो आज ही के दिन पेशावर में पैदा हुए थे। फनी ज़िंदगी का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से इन्होंने किया और जब पाकिस्तान में टेलीविज़न का आगाज़ हुआ तो इसके पहले ड्रामे के अदाकारों में कबीर खान साहब शामिल थे और उन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्में की। ज़िंदगी के आखिरी दम तक वो काम करते रहे। लातादाद सीरियल, सीरीज़ और इनफरादी ड्रामों और फिल्मों में काम किया इन्होंने। अंधेरा उजाला, मेरे कातिल मेरे दिलदार, फिर चांद पे दस्तक, एक नई सिंड्रेला और कई बड़े ड्रामे शामिल हैं। और लेकिन अंधेरा उजाला में पुलिस अफसर का किरदार आज भी लोगों को याद है। पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले अदाकार थे जिन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। अच्छा, फिर इन्होंने बड़ी फिल्मों में भी काम किया एंड ही केप्ट ऑन वर्किंग टिल द वेरी एंड। और इस साल अर्लियर दिस ईयर कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद इनकी आखिरी फिल्म थी। Yes. अच्छा जी, अब हम बात करेंगे सिंध की निगरान हुकूमत इन दिनों तनाज़े की जद में है। निगरान वज़ीर आला जस्ट रिटायर्ड मकबूल बाक़िर और निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद नियाज़ में सख्त इख्तलाफात चल रहे हैं और ये मामला है अस्पतालों के लिए रोबोटिक सिस्टम खरीदने का। और निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर सईद नियाज़ ने जना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर गंबट अस्पताल और लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल के लिए 4 रोबोटिक सिस्टम्स की खरीदारी के लिए टेंडर्स मनसूख कर दिए। और डॉक्टर साद नियाज़ का जो मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने कहा कि रोबोटिक निज़ाम इंतहाई महंगा होता है और मामूल की सर्जरीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर आम से ऑपरेशन पर 1 लाख खर्च होता है तो रोबोटिक सर्जरी पर 5 लाख से ज़्यादा खर्च आता है, ये डॉक्टर सईद नियाज़ ने कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने डॉक्टर साद नियाज़ ने गंबिट इंस्टीट्यूट जिस तरह चलाया जा रहा है इस पर भी सवालात उठाए और कहा है कि गंबिट इंस्टीट्यूट को डायरेक्टर फाइनेंस के बजाय एक मुंशी चला रहा है। डॉक्टर साद नियाज़ ने ये इंकशाफ किया है। अच्छा, बहुत सी बातें हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है हम ज़रा इसकी बैकग्राउंड भी जानना चाहते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आपको पता है इलेक्शंस की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। तो देयर आर टू मैनी थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग। एक जगह कैंपेनिंग भी शुरू होनी है, तैयारियां भी होनी हैं। हमें ज्वाइन किया है निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर के मावन खुसूसी मिर्ज़ा मुइज़ बेग साहब ने। मिर्ज़ा बेग साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये सारा मामला, ये जो तनाज़ा बना है सीएम सिंध और हेल्थ मिनिस्टर के बीच में, इसके हवाले से हम ज़रा क्लैरिटी चाहेंगे। लेकिन उससे पहले बताएं कि क्या तैयारियां पूरी हैं इलेक्शंस की, क्योंकि पहले तो ज़रा अगर मगर था कि कब होंगे कब नहीं होंगे, देयर वाज नो डेट। अब तो डेट भी पता चल गई है। थैंक यू हुमा। देखिए हुमा, आपने जिस तरह से कहा कंसल्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट के दरमियान, और अगर कोई इबाम था इलेक्शन की डेट के हवाले से वो इबाम खत्म हो चुका है। और गो कि हमारे आईनी निज़ाम में इलेक्शन मुनक़िद कराने की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट्स आर ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड द इलेक्शन कमीशन विद ऑल फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट। और सिंध गवर्नमेंट भी अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ है और इलेक्शन कमीशन को हर तरह का सपोर्ट फराहम करेगी ताकि इलेक्शन कमीशन एक फ्री, फेयर, इम्पार्शल और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बना सके। बेग साहब, अब इस मामले पर आ जाते हैं जो तनाज़ा सामने आया है। हम सभी सियासतदानों से शिकायत करते हैं कि वो हुकूमती मामला चलाने में यकसू नहीं हो पाते, हम आंगी का फुकदान होता है, लेकिन 3 माह के लिए आप लोग मौजूद हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इख्तलाफात की नौयत इस हद तक जा पहुंची है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं आप लोग?
देखिए मुबश्शिर साहब, आपकी बात कुछ हद तक दुरुस्त है और मैं समझता हूं कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना या रेकलेस स्टेटमेंट्स किसी भी ऐसे शख्स को जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस पर फाइज हैं, इस तरह के बयानात उस मनसब के शायाने शान नहीं है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं। जहां तक ताल्लुक रोबोटिक्स का है, जो आपने इनिशियली अपने इंट्रो के अंदर भी बात की रोबोटिक्स की, केयर टेकर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है रोबोटिक्स। जो पिछली आउटगोइंग असेंबली थी वो रोबोटिक्स के लिए फंड्स ऑलरेडी एलोकेट करके गई थी। अब हमारे आईनी निजाम के अंदर और सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर मुताद्दिद जजमेंट्स हैं कि वंस एन इलेक्टेड असेंबली हैज एलोकेटेड फंड्स फॉर अ स्पेसिफिक हेड, तो सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स उन फंड्स को रीअपोर्शन नहीं कर सकती। यानी पिछली आउटगोइंग असेंबली जो फंड्स रोबोटिक्स के लिए एलोकेट करके जा चुकी है, हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट का ये इख्तियार नहीं कि हम उन फंड्स को कहीं और रीएलोकेट कर सकें। आइन इस बारे में बिल्कुल क्लियर है, सेक्शन 230 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। अब जहां तक इसकी मेरिट्स का ताल्लुक है कि ये प्रोसीजर महंगा है, क्या इस प्रोसीजर को हमें अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, गो के मेरिट्स आर नॉट परहैप्स इमटेरियल, क्योंकि हमारे ऊपर एक आईनी और कानूनी कदगन है। लेकिन कतई नजर इसके दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कुछ ऐसे डॉक्टर्स का है, जैसा आपने अर्ज की, जो कहते हैं कि ये महंगा इलाज है, हमें इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ और डॉक्टर्स, इलस्ट्रियस डॉक्टर्स ऑफ अनइम्पीचेबल कैरेक्टर लाइक डॉक्टर अदीब रिजवी, उनका ये व्यू है कि ना सिर्फ हमें रोबोटिक्स को अडॉप्ट करना चाहिए बल्कि टेक्नोलॉजी इज द ओनली वे फॉरवर्ड। सो एज अ रिजल्ट हमें इस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। लेकिन स्कूल्स ऑफ थॉट तो डिफरेंट हैं ऑब्वियसली, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना भी चाहिए, लेकिन मे बी बहुत से लोग ये कहेंगे हमारे मुल्क में जहाँ रेगुलर सर्जरीज इतनी महंगी हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब भी ये कह रहे हैं, मे बी ही डज हैव अ पॉइंट। मतलब ये एस्पेक्ट भी आपने देखा है कि सस्ते में ही सर्जरीज हो जाए, इतनी महंगी मशीनरी, और फिर कोई अफोर्ड भी ना कर सके। ये ही इख्तलाफ है या इसके अलावा भी कुछ और है? देखिए हुमा, जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि इसकी मेरिट्स के ऊपर मैं और आप बहस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। रीजनेबल पीपल कैन हैव डिफरेंट व्यूज, लेकिन जो कानूनी और आईनी पोजीशन है वो बड़ी क्लियर है। लॉ मिनिस्ट्री का भी यही व्यू है और हम समझते हैं कि इससे डिविएशन जो है वो कानून और आइन की पामाली के मुतरादिफ है। और इसी कानून और आइन की पामाली से क्योंकि वजीर सेहत साहब को रोका गया, तो गालिबन इसीलिए वो झुंझुलाहट के शिकार हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एवर सिंस आवर केयर टेकर गवर्नमेंट टुक ऑफिस, चीफ मिनिस्टर साहब ने मुतादिद मरतबा हॉस्पिटल्स की अबतर हालत इज़हार का जिक्र भी किया और हेल्थ मिनिस्ट्री को इंस्ट्रक्शन भी इशू किया कि इसको बेहतर किया जाए। तो लगता यह है कि परहैप्स अपनी परफॉर्मेंस के बारे में से ये जो तमाम स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, रेकलेस स्टेटमेंट्स, ये अपनी परफॉर्मेंस से अटेंशन डाइवर्ट करने की एक अटेम्प्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा मोइज बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, निगरां वज़ीर आला सिंध के। अपेरेंटली तनाज़ा जो है ये दोनों में सिर्फ इसी मुद्दे पे, इसी बात पे है, जो कि काफ़ी वैसे लगता है कि टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना होगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि सस्ता क्या पड़ता है, और लेकिन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना भी होगा। तो ये एक बड़ा प्रिकेरियस बैलेंस है। लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा है कि पिछली हुकूमत ये एलोकेट कर गई थी फंड्स, तो लिहाजा अब इनको हिलाना नहीं चाहिए बाय द लॉ। ओके जी, तो दिस इज द केस। बाद दोबारा वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक और अहम मामले पर हम बात करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी से मुतालिक हर रोज कुछ नया ही सामने आ रहा है। फराह गोगी की मुबैना करप्शन की तफसीलात के मुताबिक उनके असासे पीटीआई हुकूमत के दौरान 4.5 अरब रुपए बढ़ गए। फराह गोगी साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की बहुत करीबी साथी समझी जाती हैं और मजीद बातें भी सामने आ रही हैं। आज बुशरा बीबी की एहतसाब अदालत में पेशी है और रावलपिंडी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बुशरा बीबी और फरहद शहजादी को 13 नवंबर को बतौर मुल्ज़िमान तलब कर रखा है। दोनों को नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत की अच्छा जी, इसी पे हम बात करेंगे और ज़रा कुछ और डिटेल्स लेंगे। नुमाइंदा ख़ुसूसी जियो न्यूज़ एजाज सैयद हमारे साथ हैं। एजाज, पहले तो ये बता दें आज जो पेशी है इसमें क्या हम एक्सपेक्ट करें कि उनको आज गिरफ्तार भी किया जा सकता है, ये किस तरह आगे बात जाएगी? बहुत शुक्रिया हुमा। बात यह है कि जो अलकादर ट्रस्ट केस है जिसपे करप्शन का इल्जाम है, बुशरा बीबी भी उसमें एक मुल्जिम है, लेकिन उसमें जो असल मुल्जिम है वो चेयरमैन पीटीआई हैं, जो कि फाउंडिंग चेयरमैन है, ऑलरेडी जेल में है, वो है। साथ एक बड़े प्रॉपर्टी टाइकून भी हैं जिनका आमतौर पर मीडिया में नाम नहीं लिया जाता। साथ ही साथ साबिक फाकी वजीर जो है जुल्फी बुखारी, वो उनको भी मुल्जमान की फहरिस्त में डाला गया है।
शहजाद अकबर, बैरिस्टर शहजाद अकबर जो कि मामले खसूसी थे एहतसाब के, वो भी इन मुल्ज़िमों की फहरिस्त में है। जो पेशी आज हो रही है बुशरा बीबी की, उसकी अहमियत ये है कि अब केस जो है वो फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंच गया है। तो जो भी इल्जामात नैब की तरफ से लगाए जाने हैं, हमारी इत्तलात के मुताबिक वो अगले चंद रोज में फाइनल करके बाकायदा जो रेफरेंस है उसको दायर कर दिया जाएगा। तो नहीं, तो ये आपसे क्लैरिटी चाहते हैं एजाज कि ये बुशरा बीबी एज एन अक्यूज्ड होंगी इसके अंदर, अभी जो पेश हो रही हैं, किस कैपेसिटी में? देखिए, वो अक्यूज्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नैब समझता है कि वो अक्यूज्ड हैं, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट है वो लिया जा रहा है, उनके बयानात का मुवाजना किया जा रहा है, जो कि ग्राउंड के ऊपर नैब की जो टीम है, नैब रावलपिंडी की टीम है, उनको जो एविडेंस वो समझते हैं कि ये एविडेंस है, कलेक्ट की गई है, उस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर ये स्टेटमेंट दी जा रही है। इस केस में बुशरा साहिबा जो है वो अक्यूज्ड हैं। साबिक चेयरमैन जो चेयरमैन पीटीआई हैं इमरान खान, वो भी अक्यूज्ड हैं। ये दोनों मियां बीवी अक्यूज्ड हैं, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट का जो बोर्ड था उसमें ये मेंबर थे। और ये जो लैंड मिली थी जेलम में सुहाबा के करीब, ये लैंड उसी ट्रस्ट को मिली थी, और इसके बदले जो एक बड़े प्रॉपर्टी टाइकून है मलिक रियाज, उनको एक फेवर दी गई थी कि बरतानिया से जो रकम आनी थी 190। अच्छा एजाज, कुछ कानूनी माहिरीन की ये भी राय है कि उनकी गिरफ्तारी के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। देखिए, गिरफ्तारी के इम्कानात को तो रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुल्ज़मान की फहरिस्त में उनका नाम है। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक जो 1-2 रोज पहले तक का फैसला था कि चूंकि बुशरा बीबी खातून है, इसलिए शायद उनको गिरफ्तार ना किया जाए। ये गिरफ्तारी वाला जो मामला है वो अदालत के जरिए ही हो। बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है जिसमें बुशरा बीबी और फरहत शहजादी को 13 नवंबर को बतौर मुल्ज़िमान तलब कर रखा है और आज इनकी पेशी है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के इम्कानात मौजूद हैं। हाँ, लेकिन फरहत शहजादी किधर है, तो उनको भी तो वापस लाना चाहिए। उनके शौहर एहसन जमील गुजर भी और मुल्क से बाहर, उनके शौहर भी, क्योंकि दोनों मुल्क में नहीं है। अच्छा, हम ले रहे हैं ब्रेक। विल सी यू इन द सेकंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्रिकेट की हम दोबारा बात करें, थोड़ी सी बात तो करनी पड़ेगी, बिकॉज हमने वी नीड टू असेस ना कि इतने और टूर्नामेंट्स हैं, एंड इसी तरह तो नहीं जाने देना ना हम अपनी टीम को। लेकिन जो हुआ क्रिकेट वर्ल्ड कप में उस पर यकीनन बात होनी भी चाहिए और इसका कोई हल निकालना चाहिए। सिस्टम की खराबी या कप्तान के मसले मसाइल या मैनेजमेंट जो भी है, आपको देखना होगा और हम उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ल्ड कप्स में वो सब ना हो जो पिछले में होता है। और हर एवेन्यू में प्लेयर्स परफॉर्मेंस एक और चीज़ है, कप्तानी एक और चीज़ है, पीसीबी के मामला, तो हर एवेन्यू नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड बिग टाइम। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया है। आपसे भी सबसे पहले हम यही पूछेंगे कि पाकिस्तान एक बार फिर जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। वैसे तो हमें यूज टू हो जाना चाहिए, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है जिससे हम यूज टू हैं। वी नीड टू फाइट मोर। तो सेमीफाइनल तक भी ना हम पहुंच पाए। टीम की नाकामी में सबसे अहम किरदार जो है वो आप किसका देखते हैं? इनफैक्ट चलिए ये बता दें, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी, किसको आप रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? डेफिनेटली देखिए, पाकिस्तान में बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक नहीं खेला हमने, और हमें मान लेना चाहिए कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली जिसकी वजह से हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके। और पूरी टीम को हम कहेंगे कि पूरी टीम ने अच्छा नहीं खेला है। किसी भी डिपार्टमेंट में हमें कोई ये नजर नहीं आया कि पाकिस्तान अब ये मैच जीतेगा और सेमीफाइनल में पहुंचेगा। हमने तीनों डिपार्टमेंट, जैसा कि हर वर्ल्ड कप के बाद हमारी रिवायत रही है कि टीम में बड़ी तब्दीलियां कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अब भी ऐसा ये कुछ होगा यकीनन। जाहिर है कि बुरी परफॉर्मेंस के जिम्मेदारों को सजा तो मिलनी चाहिए। आपके ख्याल में अब कप्तान की तब्दीली का वक्त आ गया है? बाबर को रिजाइन कर देना चाहिए? जी डेफिनेटली देखिए, जब आप अच्छा नहीं खेलते और तब्दीलियां भी बहुत ज़रूरी हैं और मेरिट पे करनी चाहिए और जिससे पाकिस्तान टीम को फायदा पहुंचे। बेशक अगर कप्तान चेंज करना है तो कप्तान चेंज करे, प्लेयर चेंज करना है तो प्लेयर, अगर मैनेजमेंट चेंज करनी है तो मैनेजमेंट चेंज करें। अगर ये ऐसे डिसीजन हम नहीं लेंगे
इम्प्रूवमेंट की वजह से अगर पाकिस्तान की टीम में इसमें बेहतरी हो सकती है तो डेफिनेटली ये डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा, स्ट्रक्चरल चेंजेस की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इस परफॉर्मेंस का हम मलबा किसी चीज़ में डालेंगे तो वो खिलाड़ियों के साथ साथ हमारे डोमेस्टिक सिस्टम, क्रिकेट स्ट्रक्चर, क्रिकेट बोर्ड, इन सब का भी थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा सा कसूर है। तो इस निज़ाम को किस तरह तब्दील करना चाहिए? देखिए, हम इस चीज़ को मैं नहीं कह सकते कि डोमेस्टिक का कसूर है या क्रिकेट बोर्ड का कसूर है। हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए, हमें अच्छी सोच की तरफ जाना है जिससे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बेहतरी आए, जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेट डोमेस्टिक में बेहतरी आए। ऐसे डिसीजन लेने चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आइंदा महीनों में कुछ ऐसे डिसीजन होंगे जिससे पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और अंडर 19 का हो या अंडर 16 का हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साबिक अच्छा, ऑब्वियसली बेहतरी तो आनी चाहिए, लेकिन वी वर होपिंग कि आप कुछ इंसाइट दे दें हमें कि किस तरह वो बेहतरी आ सकती है। बट डेफिनेटली वी ऑल एग्री कि इसको अब इट नीड्स टू चेंज। हम बिल्कुल बॉटम पे पहुंच चुके हैं अब, और ये सिलसिला मजीद ख़राब होता जा रहा है, कोई बेहतरी नहीं आ रही। इस पर कुछ ना कुछ किसी ना किसी को सोचना होगा, और अगर मैनेजमेंट भी तब्दील होती है तो उसको भी नहीं पता होता कि अगले लम्हे फिर वो दोबारा तब्दील हो जाएगी। तो इसलिए कोई परमानेंट हल इसका होना चाहिए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सुहेल, जो कुछ भारत में हुआ क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबके सामने है। 2023 भी क्रिकेट वर्ल्ड कप हमारा, ये वर्ल्ड कप भी अच्छा नहीं रहा। पीसीबी इस वक्त क्या सोच रहा है? वही पुरानी बातें कि कप्तान तब्दील हो जाएगा, मैनेजमेंट बदल जाएगी, सिस्टम बदल जाएगा? पीसीबी इस वक्त क्या माइंडसेट चल रहा है पीसीबी में इस वक्त? जी मुबशर, आपने जिस तरह पूछा कि पीसीबी क्या सोच रहा है, पीसीबी तो बहुत कुछ सोच रहा है, लेकिन उस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान को हिम्मत करनी पड़ेगी। और हिम्मत वो कहाँ से लाएंगे? जिनको ये पता है कि उनका 4 फरवरी को जो एक्सटेंशन मिली है वो ख़त्म हो जाएगी, और इतने बड़े जो फैसले करने हैं या जो फैसले मुतालबा कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस जो है, शायकीन कर रहे हैं, माहिरीन कह रहे हैं, जो तजिया निगार हैं, साबिक क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि जी ये कुछ बदलने की ज़रूरत है। तो क्या एक हफ्ते के दौरान ये सब कुछ आप बदलने की हिम्मत कर लेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो हिम्मत ला सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला ओहदेदारान हैं, जो फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं पीसीबी हेडक्वार्टर में, वो अभी से मशावरत भी करना शुरू हो चुके हैं और वो कहना शुरू हो चुके हैं कि अभी वक्त बहुत कम है। क्योंकि सुहेल, ये सवाल, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है कि 2015 का जब वर्ल्ड कप आया उसके बाद जो परफॉर्मेंस के बाद ऐसे हंगामी इकदाम हुए थे, 2019 आया, इसी तरह की परफॉर्मेंस थी, अगर मगर थे, और उसके बाद तब्दीलियाँ आई। इस दफा मुख्तलिफ क्या होगा? ये अगर ये तो पहले भी होता रहा है कि कप्तान तब्दील, टीम तब्दील, मतलब वो चीज़ कोई तब्दीली डज नॉट गारंटी कि कोई बेहतरी भी होगी। जी, तब्दीली उस वक्त आएगी, बेहतर हालात उस वक्त होंगे कि जो आपने सोचा हुआ है या जिसके ऊपर आपने अमल खलूसे दिल से करना है। यहाँ पर डंग टपाव नहीं चलेगा। अभी भी आप सिर्फ अपनी निशस्त बचाएंगे, अपने ऊपर जो क्रिटिसिज्म है उसको बचाएंगे और कप्तान की कुर्बानी दे देंगे, कोच को घर भिजवा देंगे, लोकल कोच को ले आएंगे। आप क्या कर लेंगे इसके अलावा? जब तक आप अपने सिस्टम को तब्दील नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, तसलसल नहीं आएगा। यहाँ पर 1 साल के अंदर 3 चेयरमैन आ चुके हुए हैं, तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि 1 साल में जिस बोर्ड में 3 चेयरमैन हो उनकी पॉलिसियों में तसलसल होगा और पाकिस्तान टीम मैदान में जाकर अच्छा परफॉर्म करेगी? क्या खिलाड़ियों को नहीं पता कि पिछले साल इन्हीं दिनों में रमीज राजा चेयरमैन थे, फिर दिसंबर के अंदर नजम सेठी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बनते हैं, उनको एक्सटेंशन मिलती है, फिर ज़का अशरफ आ जाते हैं, ज़का अशरफ साहब को फिर दोबारा एक्सटेंशन मिल जाती है। तो ये एक पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक हो रहा है। आप नजम सेठी साहब आए थे, उन्होंने आकर एक बाहर बैठे हुए शख्स को पाकिस्तान टीम की कोचिंग दे दी। दुनिया में कहाँ होता है ये वाला सिलसिला कि आप एक मिकी आर्ट जो बाहर बैठे हुए हैं, आपने इतनी जिद बना ली थी कि आपने उनको जिम्मेदारी देनी है। इस तरह तो कुछ नहीं होगा। अभी भी आप बाबर आजम के ऊपर मलबा डालेंगे, क्यों डालेंगे आप? अगर बाबर आजम के ऊपर मलबा, आप बाकी जो जहां पर गलतियां हुई हैं तो क्या उनको तब्दील करने की जरूरत नहीं है? मतलब गलतियां तो बहुत ही एवेन्यूज पे हुई हैं। अच्छा सुहेल, साथ साथ ये भी बता दें, अब ये क्या बातें हो रही हैं कि बाबर आजम ने कोई मुशावरत की है विद रमीज राजा और शायद वो कंसिडर कर रहे हैं स्टेपिंग डाउन फ्रॉम कैप्टेंसी? मेरे सोर्सेज ने इस बात की तस्दीक की थी और मैं अब भी उस चीज़ के ऊपर कायम हूँ कि जब पाकिस्तान टीम लगातार 4 मैचेस हारी थी और उस वक्त और उसके बाद भी
बाबर आजम ने अपने करीबी लोगों के साथ इस चीज़ की मशावरत की थी कि बजाय इसके कि उनको कहा गया था कि हो सकता है कि आपकी कुर्बानी दे दी जाए और आपको जब पाकिस्तान पहुंचे तो आपको हटा दिया जाए, तो इससे पहले आप खुद स्टेप डाउन हो जाए। इस तरह के दूसरे मामलों के ऊपर भी उन्होंने मशावरत की। रमीज़ राजा उनको कोलकाता ईडन गार्डन्स में मिले थे, उनके साथ भी उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की, लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके साथ सवालात होते रहे। उनका कहना था कि मैं जाकर देखूंगा। अब थोड़ा सा लगता है कि क्योंकि वक्त बड़ा कम है, आपको इसी हफ्ते के दौरान जो आज शुरू हुआ है, इसी दौरान आपको दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम का अनाउंसमेंट करना है। उसके लिए आपका कैंप अगले संडे मंडे को शुरू होना है। तकरीबन 2 दिसंबर को आपने वहां रवाना होना है, 6 को आपने टूर मैच वहां पे खेलना है। तो इतना एक हफ्ते के दौरान क्या आप कप्तान तब्दील कर लेंगे? क्या आप मिकी आर्थर जो टीम लेकिन भेज देंगे? सुहेल, बाबर आजम से सवाल तो ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह हर टूर्नामेंट के बाद और वर्ल्ड कप से पहले भी उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि हम जवाब देंगे ग्राउंड में। जब भी उनसे कुछ ऐसे सवाल होता था कि क्या ये परफॉर्मेंस क्यों नहीं सही हो रही या ये वाला फील्डिंग का शोबा सही नहीं, हम ग्राउंड में जवाब देंगे, तो उनसे जवाब तो बनता है। और वो जब हर बार ये कहते रहे कि हम गलतियों से सीख रहे हैं, तो कौन सी गलतियां थी जो सीख ही नहीं पाए? ग्राउंड में तो मजीद सवाल मिल गए ना, जवाब तो कोई मिला नहीं। तो अब क्या बाबर आजम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ ऐसा प्लान है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? उमर भी से कोई 4-5 घंटे पहले बाबर आजम पहुंचे हैं मैनेजमेंट के दीगर अरकान के साथ, और दूसरा ग्रुप अभी 2 घंटे पहले पहुंचा है लाहौर में, जिसमें शाहीन इमाम और आगा सलमान थे, जो मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, उनके साथ मैनेजमेंट के अरकान थे। तो आज से क्योंकि एक्टिविटीज़ शुरू होने जा रही हैं, हमें इस बात की तस्दीक की गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े आला पैमाने पर, आला सतह पर मीटिंग्स का आगाज़ कर रहा है, जिसमें साबिक क्रिकेटर, साबिक कप्तानों को बुलाने का इरादा रखते हैं। जिस तरह एशिया कप के बाद भी एक यहाँ पर एक सेशन हुआ था और उसके ऊपर टेक्निकल कमेटी के अरकान बैठे थे, मोहम्मद हफीज़ भी थे। तो आपके सामने है कि उस टेक्निकल कमेटी में जो कुछ हुआ, क्या आपने उनकी बात मानी थी? आपने कहा दिया नहीं जी वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, हमने खुला हाथ दे दिया है कप्तान को और चीफ सेलेक्टर उस वक्त के इंतजामुल हक को। तो आपने 2 दिन ये इजलास करते रहे, तो क्या इस हफ्ते भी आप इजलास करेंगे जो आपको राय दी जाएगी और आप ये कहेंगे कि अभी हमारे पास वक्त कम है, टीम ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है, कैंप लगने वाला है, तो हम कुछ नहीं कर सकते? तो ये तो बस इसी तरह चलता रहेगा। सुहेल, कोई कप्तानों के नामों पर भी गौर हो रहा है कि शान मसूद को टेस्ट टीम का या सरफराज अहमद को कप्तान बना दिया जाएगा, इस तरह की भी कोई बात हो रही है? मुबशर, इस हवाले से वही चीज़ें जो मीडिया में आ रही हैं, जो लोग अपनी ख्वाहिशात का भी इजहार कर रहे हैं। मैं भी 1-2 नाम ले सकता हूँ, लेकिन अभी इसके अंदर ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन जो हालात लग रहे हैं वो यही हैं कि वाइट बॉल जो क्रिकेट है उसमें पाकिस्तान ने जनवरी में जाना है न्यूजीलैंड, और वहाँ पर जाके 5 T20 मैच खेलने। फिर न्यूजीलैंड ने जवाबी दौरा करना है मार्च-अप्रैल में 5 T20 मैचेस के लिए, और इस दौरान आपकी यहाँ पर PSL होगी। और जो वनडे क्रिकेट है वो लगभग 1 साल के बाद है। अगले वर्ष नवंबर में आपने वनडे मैचेस खेलने और इस दौरान आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। T20 के ऊपर आपका फोकस रहेगा। मुझे जो लगता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई अभी तस्दीक किसी ने नहीं की है, लेकिन जो लग ये रहा है कि वाइट बॉल की जो उसमें तब्दीलियां की जा सकती हैं बड़े पैमाने पर। आपको टीम भी चेंज करना पड़ेगी, कप्तान भी आप नया ला सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आप वाइट बॉल की कोचिंग जो है वो दूसरे कोचिंग स्टाफ को दे दें, ताकि क्योंकि आगे आपका वर्ल्ड कप है, बड़ी अहम सीरीज़ भी है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप होना है। लेकिन अभी हो सकता है कि टेस्ट की कप्तानी पे बाबर आजम को ना छेड़ा जाए, क्योंकि आपके इल्म में है चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया का टूर भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का टूर है, और उसके ऊपर कोई भी बड़े से बड़ा जो कप्तान है पाकिस्तान टीम का, वहां पर जाकर आपको क्लीन स्वीप का ही सामना करना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है मेरी कि जी। अच्छा सुहेल, हमने ये सही सुना है आपसे, और वैसे एक दफा दोबारा आप कह दें कि लगभग 1 साल तक पाकिस्तान टीम का कोई ODI अब नहीं होगा, वनडे मैच? जी डेफिनेटली, क्योंकि अगला साल जो है वो T20 वर्ल्ड कप का है, और हमेशा यही होता है कि जो साल जिस टूर्नामेंट का हो, जिस फॉर्मेट का हो, उसमें उसी ही तर्ज की क्रिकेट ज़्यादातर खेली जाती है। और यही वजह है कि अब क्योंकि अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जून में T20 का वर्ल्ड कप होना है, और उससे पहले पाकिस्तान ने इंग्लैंड में खेलना है, आयरलैंड में खेलना है, नीदरलैंड में खेलना है, ये सारे के सारे T20 मैचेस हैं। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली तो उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है जो कि फिर वनडे होगी।
और पाकिस्तान में हो। जी जी डेफिनेटली। और उसके बाद यही वजह है कि नवंबर के बाद जब T20 वर्ल्ड कप हो जाएगा तो उसके बाद फिर टीमें जो हैं वो अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए जो कि 2025 में होना है, और उसके बारे में भी इतलात हैं जो मीडिया में, जो इंग्लैंड के मीडिया ने कोट किया कि उन्होंने रिपोर्ट किया है ब्रॉडकास्टर्स के साथ बात करके, और उनका कहना है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको भी T20 तर्ज के ऊपर तब्दील कर दिया जाए। ये कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है क्योंकि ICC ने तस्दीक नहीं की है, लेकिन मीडिया में ये चीज़ें आ रही हैं कि इसको क्यों ना हम 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है आप उसको T20 फॉर्मेट में लेके चले जाए। अब चूंकि T20 वुड इट बी राइट टू से सुहेल के पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में ही ODI थोड़ा सा बैक सीट शायद लेना शुरू कर दे और T20 पे आ जाए? जी डेफिनेटली। अभी T20 ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है 50 ओवर्स का, इससे पहले ही सचिन तेंदुलकर जैसे जो लोग थे उन्होंने अपनी तजावीज़ देना शुरू कर दी थी कि इसको अगर बोरियत से बेचारा वर्ल्ड कप में इस वजह से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही है क्योंकि इसमें 10 टीमें शिरकत करी थी, लीग की बुनियाद पर खेला गया था, इसलिए उसकी व्यूअरशिप भी बहुत ज़्यादा रही। 10 लाख के करीब अब तक जो है स्टेडियम में आकर फैंस मैच देख चुके हैं और हर टीम से रिकॉर्ड है बकौल ICC के। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो व्यूअरशिप भी कम हुई है वनडे क्रिकेट में, और लोगों की जो फैंस की दिलचस्पी है वो भी कम हुई है। यही वजह है कि अब जब वर्ल्ड कप खत्म होगा तो फिर एक मरतबा फिर जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं जो कहते हैं कि जी वनडे को कम कर देना चाहिए और उसी साल होना चाहिए जब वर्ल्ड कप हो, यानी कि अगर 2027 में अब वर्ल्ड कप खेला जाना है 4 साल का, तो 2026 में आप वनडे मैचेस कराएं और बाकी जो 3 बर्स हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो आपका T20 के ऊपर होना चाहिए। अदरवाइज जो डाइंग है जो इसका कहा जा रहा है फॉर्मेट का, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि दिलचस्पी लोग नहीं ले रहे, चाहे ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा हो या साउथ अफ्रीका में हो रहा हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान। आपसे मुसलसल हम इस बारे में डिटेल्स लेते रहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त क्या चल रहा है। अच्छा जी, इन द मीन टाइम जहां हम बैठे हुए हैं मौसम का भी देख रहे हैं, हमारा मौसम भी बदल रहा है, क्रिकेट का भी हाल हम डिस्कस कर रहे हैं। अब्दुल्ला सुल्तान जो है ना, ही इज़ इन US, हम आपको बता चुके हैं, बहुत से लोग पूछते भी रहते हैं वो कब आएंगे, बस एक और हफ्ता उसके बाद आ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन बड़ा इंजॉय कर रहे हैं और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उनको लगती है तो उसके लिए हमें एक छोटी सी एक रिपोर्ट बना देते हैं, जैसे कि वाली भी रिपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त थी। यस, दैट वाज फन। तो अभी वो गए हैं मिजूरी सेंट लुइस में, वो गए हैं जी गेटवे आर्च उन्होंने विटनेस किया है, देखा है। अब क्या डिटेल्स हैं उसकी वो तो अब्दुल्ला खुद बताएंगे। लेट्स वॉच। अस्सलामुअलैकुम हुमा और मुबशर, मैं इस वक्त सेंट लुइस शहर में मिजूरी रियासत में द गेटवे आर्च के सामने मौजूद हूँ और ये बहुत चीज़ों को सिंबलाइज करती है, बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये भी कहा जाता है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये सबसे टॉल मैन मेड आर्च है। बाज़ लोगों का मानना यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची आर्च है। 1963 में इसकी तामीर का काम शुरू हुआ, 1965 में जाके मुकम्मल हुई और ये US की वेस्टवर्ड्स एक्सपेंशन को सिंबलाइज करती है। शुरू में आपको पता है नॉर्दर्न अमेरिका की रियासतों ने सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इल्हाक का या उसको बनाने का फैसला किया था। ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करते थे ये पहले इलाके, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन डेस्टिनेशन भी है। 630 फुट ऊंची इसकी बुलंदी है। I'll take you around और हम एक कैप्सूल नुमा लिफ्ट में इसके ऊपर जाकर आपको मंजर भी दिखाएंगे। तो इस पॉइंट से आपको एक लिफ्ट के जरिए इस आर्च की टॉप पर, जो कि 630 फुट बुलंद है, लेकर जाया जाता है। 45 मिनट का ये तकरीबन एक्सपीरियंस है। कम विद मी। कैप्सूल नुमा लिफ्ट है जिसके जरिए यहाँ तमाम मौजूद लोगों को ऊपर लेकर जाया जाता है। सो दरवाज़ा ज़रा खौफनाक सा लग रहा है। अंदर का एक्सपीरियंस क्या होगा वील शेयर विद यू। ऊपर जाने का ये रास्ता है जहाँ से आपको मंजर नज़र नहीं आएगा। ये उस आर्च का टॉप है जहाँ कर्व बनता है। एक छोटा सा मकाम है जहाँ छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं। आई वुड वांट यू टू सी कि किस तरह से पूरा शहर का मंजर यहाँ से आपको नज़र आ सकता है इन छोटी छोटी खिड़कियों से, जहाँ पर लोग जो इस आर्च की टॉप तक आते हैं वो ये एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पर सयाहों के लिए ब्रीफिंग का अहतमाम भी किया जाता है और ये जो खातून हैं ये तमाम सयाहों को एक्सप्लेन कर रही हैं कि किस तरह से इस आर्च के डिज़ाइन को फाइनल किया गया। एक कंपटीशन का अहतमाम किया गया और उसके बाद उसमें से एक डिज़ाइन को चुना गया। इसकी तामीर 1963 और इसको मुकम्मल करने में ऑलमोस्ट 2 साल लगे और 1965 में जाके ये आर्च मुकम्मल हुई। कमाल, क्या खूबसूरत
रिपोर्ट अब्दुल्ला ने बनाई। खूबसूरत जगह भी है और लगता है ठंडा क्योंकि अब्दुल्ला ने स्वेटर पहना हुआ था। बट आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन फूड। कोई खाने की बात नहीं की अब्दुल्ला ने। खानों का जिक्र होना चाहिए। कौन कौन से खाने, कौन कौन से खाबे वहां पर खा रहे हैं अब्दुल्ला इज सच अ फूडी एंड ही इज ऑलवेज, आपको पता ही है, ही इज टॉकिंग अबाउट फूड। तो अब हम वो इस सब के बाद खाना खाने चले जाते हैं, वो तो करते ही होंगे। लेकिन एनीवे वी आर गोइंग टू मैसेज हिम, और आप लोग भी बेशक उनको मैसेज करें कि कोई स्पेशलिटी हो ना किसी जगह की, कोई खाना हो तो जिस तरह उसके बारे में। फैजान लखानी और अतीकुर रहमान ने हमें कोलकाता पूरा दिखा दिया था कि क्या क्या मजेदार खाबे एंजॉय किए जा रहे थे। तो अल्टीमेटली हमें खाना ही खुश कर सकता है। सो वी आर गोइंग टू पुट दिस रिक्वेस्ट टू अब्दुल्ला। वेलकम बैक। गजा की सूरत हाल पे हम बात करते हैं और इसराइल के गजा पर बेरहमाना हमले जारी हैं। अस्पतालों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। अब हाल ये हो गया है कि गजा के अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलत ख़त्म हो गई है और शदीद ज़ख्मी बगैर इलाज दम तोड़ रहे हैं। अस्पताल मुर्दा खानों में बदल रहे हैं। बिजली, ईंधन और तिब्बी सामान ना होने से ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देना भी अब मुमकिन नहीं रहा। बहुत बुरी सूरत हाल है इस वक्त। और गजा के सबसे बड़े अशिफा अस्पताल के डायरेक्टर का जो बयान सामने आया है, कहा है उन्होंने कि जिस मरीज को सर्जरी की ज़रूरत हो वो मर रहा है। अशिफा और अल-कुद्स अस्पताल के बाद ईंधन खत्म होने से कमाल उद्वान अस्पताल ने भी काम बंद कर दिया है और तदफीन ना होने से। आपको पता है कि ईंधन खत्म होने से बहुत से बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज जो कि जिनका इलाज हो रहा था, जो जैसे समझें कि आप इंक्यूबेटर्स वगैरह में थे, दे हैव स्टार्टेड डाइंग। सो छोटे छोटे बच्चे अभी पैदा हुए हैं और ख़त्म हो रहे हैं बिकॉज बच्चों को एक सेंसिटिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहाँ औरतें हैं जो प्रेग्नेंट हैं और हज़ारों की तादाद में बहुत सी के आपको पता है सर्जरीज होती हैं तो उनमें पेन किलर्स नहीं है। कैन यू इमेजिन के बच्चे पैदा हो रहे हैं विदाउट एनी पेन किलर्स। तदफीन ना होने से, हम ये फुटेजेस भी दिखा रहे हैं, तदफीन ना होने की वजह से अस्पतालों में रखी जो 100 से ज़ायद लाशें हैं वो ख़राब हो रही हैं। इसराइली दावों के बावजूद अस्पताल से निकलने वालों को महफूज रास्ता नहीं दिया जा रहा। स्नाइपर्स के हमले भी जारी हैं और गजा में इसराइली फ़ौज ने जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर हमला किया। इसमें 19 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, कई ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनियों को जुनूबी गजा भेजने के बाद इसराइल के वहाँ पर भी हमले जारी हैं और खान यूनिस में जगह जो है वो 2 रिहायशी इमारतों पर बमबारी की गई है। तो ये सिलसिला ये वो बातें बढ़ता हैं जा जो कि हम कितने हफ्तों से बात करें, या तो पहली बार हम सुन रहे हो, लेकिन नहीं, वो तसलसल के साथ चीज़ें हो रही हैं बिकॉज दुनिया जो है इट हैज़ फेल्ड इन ट्राइंग टू स्टॉप इजराइल। पता नहीं खौफ कितना है या कितने इनके ताल्लुकात मजबूत हैं इनके साथ कि कोई रोक नहीं रहा, जबकि ये लिटरली ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। इसके ऊपर तो किताबें लिखी हुई हैं, इसके लिए तो इससे बचने के लिए तो ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया ने बनाई हुई हैं, बट नहीं, जब करने को आए हैं तो कोई नहीं बोल रहा। और इसके साथ साथ जिस तरह अमेरिका से बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर कि जी अमेरिका एक्शन लेगा, अमेरिका ने शाम में ईरान और हामी ग्रुप की तंसीबात पर हमले किए हैं और कहा है कि इराक और शाम में अमेरिकी फौजी अड्डों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले जो हुए हैं उनके जवाब में ये कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये अमेरिका का बयान भी आप सुन लें। जिस तरह गजा के सबसे बड़े अशिफा अस्पताल का भी जिक्र है कि जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा मरीज़ों की तादाद है, ज़ख्मियों को लाया जा रहा है, वहाँ सबसे ज़्यादा इसराइल इस वक्त टारगेट कर रहा है। तो जो पनाहगुज़ीन कैंप हों जहाँ पर पनाह ली हुई है कैंप्स में लोगों ने, या जो अस्पताल हैं जहाँ पर सहूलियात का इंतज़ार किया जाता है कि किसी तरीके से कोई ज़ख्मी बच जाए, उसको इसराइल टारगेट कर। अच्छा, और कहते हैं ऊपर से ये है कि नहीं, यहाँ इन्होंने हमास के फाइटर्स को पनाह दी हुई है। ऑब्वियसली कुछ तो बेस बनानी है ना, जवाब बनाना है, तो वो ये कह रहे हैं भाई आपकी इतनी बड़ी इंटेलिजेंस, दुनिया मानती है कि आपकी इंटेलिजेंस है, आप ढूंढ के मारे हैं जिन हमास के मिलिटेंट्स को आप लोगों ने मारना है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। सो यू नो कि ये कोलैटरल डैमेज में 2-4 हज़ार 10,000 लोग अगर मर भी गए तो दुनिया ने कुछ नहीं कहना। एंड आई एम सॉरी टू से बिल्कुल यही हो रहा है। जो प्रोटेस्ट करने की आवाज़ें हैं वो लगता है कि जैसे दब जाती हैं, लेकिन होपफुली अब ये ज़रा कम होगा क्योंकि लंदन में कल जो प्रोटेस्ट हुआ है वो कहते हैं जी रीसेंट हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था जिसमें लगभग 1 मिलियन पीपल 1 मिलियन पीपल पार्टिसिपेटेड फ़लस्तीन के हक में। तो हुकूमतें जो भी कहें, लेकिन लोग जो है, अवाम, आम इंसान जो है, उसको ये दर्द महसूस हो रहा है और वो सड़कों पे निकल रहा है। और अब देखना ये है कि OIC का जो इजलास हुआ है, मुस्लिम ममालिक के सबराहान इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पर सऊदी अरेबिया से, ईरान से, तुर्की से, पाकिस्तान से अनवारुल हक काकड़ भी थे। तो अब देखना ये होगा कि वो सिर्फ बयानात होते हैं या कोई अमली इक़दाम किए जाते हैं मुस्लिम ममालिक की जानिब से, और कोशिश की जाती है कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अब वक्त गुजर रहा है, हलाकतें हो रही हैं और जो फुटेजेस आ रही हैं, फुटेजेस जो बच्चे मर रहे हैं,
जो खवातीन मुझे तो सॉरी मुबशिर, मुझे तो लग रहा है 1 महीने से ज़्यादा हो गया ऑलरेडी, वक्त बहुत गुजर चुका है। ये चीज़ें विद इन डेज इसका सीज फायर होना चाहिए था, दुनिया को अभी तक आप इस पढ़ना चाहिए था, उनको कन्विंस नहीं कर सके कि ये जुल्म है, ये जंग नहीं है, ये जंग बंदी होनी चाहिए। वो अभी भी इसको जंग का नाम दे रहे हैं, लेकिन ये जंग नहीं। ये जो फुटेजेस आप देख रहे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, ये अंदर भी आपको पता है कि नहीं थे, ये जंगी साजो सामान नहीं था इनके पास, ये सिर्फ सो रहे थे, पनाह लिए हुए थे। अच्छा, इजराइल के अंदर भी जो लोग हैं ना, वो भी बहुत से लोग हैं जो अब दे आर लाइक कि जी बहुत हो गई। तो आपको तो अंदर से प्रोटेस्ट करना चाहिए, वहाँ के लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि कितना मारोगे भाई। और इट हैज़ नेवर रियली वर्कड इन द पास्ट एज वेल कि जब आप इतना किसी को कॉर्नर करेंगे तो आपको क्या लगता है वो आपकी मानेंगे, उसके बाद वो पट के निकलेंगे। नेगोशिएशन इज़ द ओनली वे आउट। अच्छा जी, इस पर तो हम मुसलसल आपको अपडेटेड रखे हुए हैं। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर के रास्ते जो गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद की वापसी का अमल है, उससे मुतालिक जो ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन है कि ये वापसी का अमल इस वक्त जारी है। महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट के मुताबिक इतवार के दिन 3043 गैर कानूनी अफराद अपने वतन वापस लौट गए हैं और 17 सितंबर से अब तक 16,530 ख़ानदानों पर मुश्तमिल 2,06,018 अफराद वतन वापस लौट चुके हैं। और रज़ाकराना तौर पर वतन वापस लौटने वालों में 58,046 मर्द हैं, 45,192 खवातीन हैं और 1,02,780 बच्चे भी शामिल हैं। अच्छा, इस सारा ये जो अमल हो रहा है ना, उसमें आपको बता दें कि तोरखम बॉर्डर के करीब कायम ट्रांसपोर्ट अड्डे में जो है वो गाड़ी चलाने वाले मजदूरों का बिल्कुल वो उनका कारोबार तो चमक ही गया, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल नीड ट्रांसपोर्टेशन। और दूसरी साइड पर उन्होंने जाना है। पहले दिन में 500 रुपये कमाने वाले इन दिनों 2,000 रुपये तक कमा रहे हैं। मज़ीद तफसील हमें बताएंगे जियो के नुमाइंदा हैं अबू बकर सिद्दीक। जी, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का अमल जारी है। इस वक्त मैं तुरखम बॉर्डर के करीब ट्रांसपोर्ट अड्डे में मौजूद हूँ और ये सिलसिला शुरू हुआ है गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का। तो इसमें जो है हाथ गाड़ियाँ चलाने वाले मजदूरों का कारोबार भी चमक उठा है। इससे कबल जो है वो दिन में 1 या 2 ट्रिप कर लेते हैं, लेकिन जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है तो ये दिन में 10 से 15 ट्रिप करते हैं। और हमारे साथ कुछ हाथ रेडी वाले मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। ट्रिप का सर जी 300 रुपये लेते हैं और इंशाल्लाह और भी मजदूरी ठीक होगा। और अभी बहुत खुशी है कि बस इनके साथ हमारा मजदूरी चमक उठा है। जी, इनका कहना है कि इनके कारोबार में 100% नहीं बल्कि 100% से भी ज़्यादा का इजाफा हुआ है। इन हाथ गाड़ियों में बेसिकली जो गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की है तो वो 0 पॉइंट तक अपना सामान लेके जाते, बल्कि बाज़ औक़ात बच्चे और बुजुर्ग जो शहरी है तो उनको भी इसी हाथ गाड़ी में 0 पॉइंट तक लेके जाया जाता है। जी, यानी हाथ गाड़ी में हर चीज़ वो इंक्लूडेड होती है जो कि आप पुश कर रहे हैं उसमें, तो सामान ले जाने में। लेकिन वही बात कि दूसरों की ज़रूरत का फ़ायदा उठाया जा रहा है और पैसे ज़्यादा से ज़्यादा मांगे जा रहे हैं, तो लेकिन लोग दे भी रहे हैं। कमाल। I mean, ये चीज़ें तो खैर इनमें होता ही है। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम। अच्छा, ओके, पिछले हफ्ते 2 खबरें सामने आई और एक जिसमें कीमती तरीन सुआ मछली जो है वो माहीगीरों के जाल में फंसी और उन्हें माला माल कर दिया। मतलब ये तो एक करोड़पति कर दिया। बहुत अमीर हो गए। और दूसरा अफसोसनाक खबर ये थी जिसमें नापैद होती ब्राइड्स वेल मुर्दा हालत में देखी गई। कैन यू बिलीव? इसी पर बात करते हैं। उनीबा ज़मीर शाह के पास क्या इंफॉर्मेशन है? जी उनीबा, बताइए। इस समंदर के हवाले से पिछले हफ्ते 2 खबरें हमारे पास आई। एक तो इब्राहिम हैदरी के कोस्टल मीडिया सेंटर ने हमें शेयर की और बताया कि माहीगीरों के जाल में बड़ी तादाद में सवा मछली फंस गई और उन्होंने वो कराची फिश हार्बर पर 70 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दी। ये मछली इतनी कीमती क्यों है, इस हवाले से माहीगीरों ने बताया कि इसके जिस्म से एक चर्बी निकलती है जिससे ऑपरेशन का धागा बनता है। दूसरी खबर हमारे पास बलूचिस्तान के साहिली इलाका है, काफ़ी रिमोट एरिया है, रैनी होर, वहाँ से आई और फुटेजेस काफ़ी वो दर्दनाक थी। उसमें देखा गया कि साहिल पर एक ब्राइड्स वेल है, वो मुर्दा हालत में मौजूद है और उसके जिस्म के गिर्द फिशिंग गियर मौजूद है। ये मछली पकड़ने का एक सामान है और ऐसा लगता था कि ये फिशिंग गियर में फंसने के बाद निकल नहीं सकी और मर गई। ब्राइड्स वेल की जो ये नस्ल है ये मादूमियत के खतरे से दोचार है और ख़ास तौर पर बुरे अरब में इसकी नस्ल काफ़ी ख़तरे में है क्योंकि हालिया सालों में इसके जाल में फंसने के वाक़यात रिपोर्ट होते रहे हैं। पाकिस्तान में कई मौक़ों पर ब्राइड्स वेल देखी गई है।
आई डिडंट लाइक द फैक्ट कि वो मर गई बीच में, और वो भी 70 करोड़ रुपए में फरोख्त हुई है। वो ये तो भी एक पहली बार। अच्छा, आप पहली खबर पे ही फंसे हुए हाँ, हैं। मैं उस वक्त से सोच रहा हूँ कि 70 करोड़ में जिसने खरीदी, हम मछली खाने जाए तो हमारा बजट इतना नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वो जो 70 करोड़ उन्होंने कर दिए, तो वो अब करोड़पति हो गए, तो क्या वो अभी भी फिशरमैन ही लेकिन रहेंगे या इसका कुछ और यहाँ कर पर लेंगे? मिलना, और जिस तरह वो कह रहे थे जाल में फंसी है, ये बड़ी माहीगीरों के लिए अचीवमेंट होती होगी, एक आम मछली का पकड़े जाना और एक अच्छा, बाय द सुआ वे मछली ये भी एक नई चीज़ थी, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, चले हमारे शो से पता चल गया कि ये मछली इतनी क्यों है इम्पोर्टेंट और इतनी महंगी, क्योंकि इसके चर्बी से धागा बनाया जाता है, जो कि सर्जरीज में, ऑपरेशंस में यूज़ होता है। आई डिडंट नो दैट बाय द वे। ये ब्राइड्स वेल की बात करिए ना आप? नहीं, ब्राइड्स वेल तो वो है ना जो सेकंड वाली थी, जो बेचारी मैं सुआ मछली की बात कर रही हूँ। उनीबा ही बता रही थी, खैर इतनी इन्फॉर्मेशन तो मुझे खास नहीं थी, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड। उनीबा, नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी तो प्लीज बताइएगा कि वो करोड़पति जो बन गए, कैसे होती होगी? कि उन्होंने क्या वो दे विल कंटिन्यू दिस ट्रेड ऑफ फिशिंग, या फिर अब तो हो गए और मैं ये सोच रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन कैसे होती होगी, अकाउंट नंबर देते होंगे यार इसमें 70 करोड़ भेज दे। इनके ऑलरेडी और मामला, देखो नेटवर्किंग तो इनकी होती होगी ना, लेकिन नेटवर्किंग तो होती होगी ना कि जब आपको ये मिले या इस एरिया में ये मिल सकती है, ब्ला ब्ला, जब हो तो यू नो वी विल ऑनर द डील। किस्मत ही बदल गई कि सर ये 70 करोड़ की मुझे पार्ट 2 ऑफ दिस स्टोरी चाहिए, किस तरह किस्मत बदली और अब वो क्या कर रहे हैं फिशरमैन। आई एम वेरी ये जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये लॉटरी है बाय द वे, ये लॉटरी लगना ही है कि 70 करोड़। ऑफ कोर्स वो बट गए होंगे, बाकियों में भी बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं। कितना बढ़ गया होगा? मेरे ख्याल में 70 करोड़ बहुत ज्यादा है एक आम जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा। आई डिमांड, और बल्कि मैं कहती हूँ जो देख रहे होंगे उन लोगों की भी ये एक ख्वाहिश होगी टू फाइंड आउट कि भी आगे क्या हुआ। तो इस स्टोरी का जो सीक्वल है ना, सेकंड पार्ट, मैं भी डिमांड करती हूँ आपके साथ कि हमें जानना जरूरी है। लेकिन आपको पता है लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है मौसम की? स्मॉग की शिद्दत बढ़ गई है, फिर बढ़ने लगी है, और 3 रोज पहले बारिश हुई थी, हमने मनाजिर भी दिखाए थे, और बारिश के बाद कुछ स्मॉग कम हुई थी, लेकिन अब दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो गया है। शहर आलूदा है एक बार फिर, और ये शहर वापस स्मॉग की जद में आ गया है। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर इस वक्त दूसरे नंबर पर है, कराची चौथे पे है बाय द वे। ऑल्दो अगर आजकल आप भी नोटिस कर रहे हो, वैसे तो इर्द गिर्द काफ़ी धुंध सुबह सुबह नज़र आती है, लेकिन जो समुंदर के किनारे में है उनको ज़रा ज़्यादा नज़र इसलिए भी आएगी क्योंकि वो आप फिर वो स्काई लाइन थोड़ी सी हमारी जो नज़र आती है वो कुछ नज़र नहीं आता, वो वाइट हो चुका है। इसका ये भी मतलब है कि बारिशों का होना कितना ज़रूरी है। बारिशें होती हैं, मौसम सही होता है, स्मॉग नहीं होती, और जब बारिश का ये सिलसिला रुकता है तो फिर ये मंजर बन जाता है। अच्छा, कुछ साल पहले मैंने कराची में, आपको भी शायद याद हो, नवंबर में बारिश हुई थी, नवंबर रेन सॉर्ट ऑफ बन गया था, बट दैट्स अ वेरी रेयर फिनोमेना, और आई थिंक मैंने 2-3 साल पहले ही विटनेस किया था, और बड़े हम एक्साइट हुए थे, बड़ा अच्छा मौसम हो गया था। अभी कुछ दिन रह गए हैं नवंबर के, सो लेट्स सी कि बारिश होगी कि नहीं होगी। अच्छा जी, कल क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक और कामयाबी हासिल की है भारत ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 160 रन से जीत के साथ जो राउंड है उसका इख्तिताम किया है। मेज़बान टीम तमाम 9 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर 18 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है, और कल बड़े इंटरेस्टिंग मंजर भी देखने को मिले कि वो सब हुआ जो उमूमन आमतौर पे क्रिकेट फील्ड में नहीं होता। विराट कोहली ने बॉलिंग कराई, रोहित शर्मा ने बॉलिंग कराई, और रोहित शर्मा ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया, विराट कोहली ने भी 3 ओवर्स कराए, 13 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया, जबकि शुभमन गिल ने भी और सूर्या कुमार यादव ने भी ओवर कराए। तो तकरीबन 9 खिलाड़ियों ने बॉलिंग कराई, और अनुष्का शर्मा विराट कोहली की एहलिया भी बहुत खुश थी जब सारी जो वाइफ्स थी एक्चुअली दे वर एंजॉयिंग। देखिए टारगेट इन्होंने 411 का जब दे दिया था ना, तो ये चिल में चले गए थे, फिर इन्होंने कहा आओ जरा एंजॉयज लें। तो सिवाय विकेट कीपर केएल राहुल और श्रेयास के सभी ने बॉलिंग कराई। वो तो विकेट कीपिंग कर रहे थे तो उन्होंने कर नहीं सकना था, लेकिन आपको पता है द क्राउड वाज डिमांडिंग कोहली को कि ओवर दो, तो सारे एंजॉय कर रहे थे। इतनी कोई स्टेलर परफॉर्मेंस होना जब आपकी, तो आप थोड़ा शुगल कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा, और एज ए क्रिकेटर ये एक इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक आइडियल सिचुएशन है, क्राउड भी अपना, ग्राउंड भी अपना, बहुत ही आला होगा, और परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, और भरपूर फायदा भी इन्होंने ऑब्वियसली इस चीज़ का उठाया। होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, होम ग्राउंड पे जीत रहे हैं, क्राउड भी अपना होम क्राउड है, जिन शहरों में खेल रहे हैं उससे बहुत फेमिलियर भी हैं, जिन कंडीशंस में उससे भी फेमिलियर है, हर चीज़ पे एडवांटेज इनको था। लेकिन वी कैन नॉट टेक अवे द फैक्ट कि इनकी गेम भी एक्सीलेंट है।
बिल्कुल, और सबसे ज़बरदस्त बात ये है इंडियन क्रिकेट टीम की इस बार की कंसिस्टेंसी हर डिपार्टमेंट में, बेशक वो बॉलिंग हो बैटिंग हो, वो परफॉर्म कर रहे हैं और वो अगर चेंजेस भी ला रहे हैं तो वो टीम को फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, उनीबा ने अभी हमें जो खबर हम रिपोर्ट दिखा रहे थे उनीबा की मछेरों वाली, और उनको जो बड़ी नायाब किस्म की मछली मिली है, सुआ मछली, 70 करोड़ की जो करोड़ उनको मिले। उनीबा अभी हमारे साथ हैं बिकॉज हम बहुत क्यूरियस हैं। उनीबा, क्या हाल है? उनीबा, ये 70 करोड़ का ज़रा मामला तो बताएं कि उन्होंने एक उनकी फिशिंग राउंड में मिल गई और 70 करोड़ भी मिल गए। जी हाँ, बस वो कहते हैं ना कि समंदर खजानों से भरा हुआ है, और जब हम खजाने की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद हम वहाँ पे मौजूद मोतियों की या कोई हीरे जवाहरात की बातें कर रहे होंगे या किसी पुरानी किसी शिप की बात कर रहे होंगे जो डूबा होगा खजाने के साथ। तो ऐसा नहीं है, बल्कि जो समुद्री वसाइल हैं ये काफी कीमती होते हैं। सवा मछली के लिए माहीगीर बहुत दूर दराज जाते हैं, और अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे पाकिस्तानी माहीगीर हैं जिन्हें इंडियन नेवी पकड़ लेती है, वो इसी वजह से भी पकड़ लेती है कि वो अपनी हदूद से निकल जाते हैं और शिकार करने जाते हैं। ये जो सीजन है ना, इस सवा मछली की ब्रीडिंग का सीजन है। तो एक तो उनीबा, ये बताएं जिस माहीगीर को 70 करोड़ मिले हैं, 70 करोड़ में ये मछली फरोख्त हुई है, उसके क्या जज्बात हैं? और उसको मिले क्या, ट्रांसफर होते हैं पैसे? इनके ऑलरेडी नेटवर्किंग होती है कि कहाँ ये रिक्वायर्ड होगा और हम फौरन, क्योंकि ऑब्वियसली पेरिशेबल चीज है ना, एक को नहीं मिला होता। इसका तरीकाकार ये होता है कि एक जिसकी शिप होती है ना, वो उसका मालिक होता है, निस्फ हिस्सा उसको जाता है। उसके बाद जो कश्ती का पूरा किराया होता है, जिसमें तेल, आपको पता फ्यूल होता महंगा, वो निकाला जाता है, माहीगीरों के घरों का राशन निकाला जाता है। उसके बाद जो रकम मौजूद बचती है ना, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो 25 माहीगीर इसमें सवार थे इब्राहिम हैदरी के। ये तमाम रकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है, किसी एक शख्स के पास नहीं गई है। लेकिन ये माहीगीर इतने ज्यादा गुर्बत से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे इलाकों से ताल्लुक रखते हैं जहाँ बहुत ज्यादा गुर्बत है, तो उनके लिए 1 लाख से बड़ी रकम होती है। तो ये बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट होता है। 25 माहीगीर इसमें सवार थे। नहीं, उसमें भी करें तो 2-3 करोड़ तो हर किसी को मिल ही गया होगा ना। बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुशी है। आपने सुना, अगर आप ये वीडियो दोबारा चलाएंगे आपको जो नेट साउंड आएगा तो वो उसमें बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। वो कह रहे हैं ये है वो खजाना, ये है समंदर का खजाना। दोबारा भी बात करें और हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जरा उनकी जिंदगियों पे और उनसे मिलके जरा दोबारा एक रिपोर्ट हो जाए, तो हम भी बड़े इंटरेस्टेड है और हमारे व्यूअर्स भी, कि किस तरह इनकी जिंदगी जो है वो बदली है। क्योंकि एक को भी अगर 2-3 करोड़ मिल रहे हो, सॉरी मैं उधर ही फंस गई। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो, बाय।